नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। और हमें बहुत ही खेद है कि आपको कुछ दिनों से आपकी क्लासें रेगुलर नहीं मिल पा रही थी, है ना। लेकिन आज से आपको जो है क्लासें आपके समय के साथ ही आपको क्लासें मिल पाएंगी। तो आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। और हम आज बहुत ही शानदार इस सेशन में पढ़ाई करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपका क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मौलिक अधिकारों के बारे में, है ना। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने क्लास ली थी और आप आशा है कि आप सब लोगों को वो क्लास भी समझ में आई होगी। तो चलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और हम इस सेशन को आगे पढ़ने वाले हैं। तो बात ये आती है कि नीति निर्देशक तत्व होते क्या है ना। तो बताइए किन किन को पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। जिनको पता है वो कमेंट करके आंसर दीजिए। तो हमारा टॉपिक क्या होने वाला है आज का, तो आप बताएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हेडिंग डाल लीजिए आप, क्या पढ़ रहे हैं हम, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, क्यों इनको लागू किया गया था, इनके बारे में हमारे क्वेश्चन आता है। तो नीति निर्देशक तत्व जो रहते हैं, आपने देखा होगा कि जो संविधान की प्रस्तावना से उत्पन्न हुए हैं, किससे उद्धृत हुए हैं। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं किससे उद्धृत हुए हैं, यानी ये जो है यह प्रस्तावना से उत्पन्न हुए। किससे उत्पन्न हुए आपके, तो आप बताओगे ये संविधान की यह प्रस्तावना से उत्पन्न हुए हैं। अब जब प्रस्तावना से उत्पन्न हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपके मन में आ रहा उत्पन्न तो हो गए, इनका उद्देश्य क्या है। तो इनका जो उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इनका जो उद्देश्य है, इनका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी कहीं कहीं मिल सकता है या आपसे पूछ सकते हैं इनका महत्व क्या है। इनका उद्देश्य या महत्व क्या है, तो आप लिख लेना लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। स्थापना करना। अब आपके मन में एक बहुत ही क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर इनका वर्णन हमें संविधान में कहाँ देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका जो वर्णन मिलता है हमें संविधान के, इनका वर्णन कहाँ मिलता है, संविधान के भाग 4 में वर्णन मिलता है। किसमें वर्णन मिलता है, भाग 4 में। तो भाग 3 में क्या था आपका, मौलिक अधिकार दिए गए थे, और भाग 4 में क्या है आपका, नीति निर्देशक तत्व है। अब भाग 3 में पढ़ा था हमने क्या, 12 से 35 तक आर्टिकल कहां से कहां तक थे आपके, 12 से 35 तक थे। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं नीति निर्देशक तत्व, और भाग कौन सा है आपका, 4। तो इनका जो वर्णन है, इनका जो वर्णन है संविधान में कहां से मिलता है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन हमें मिलता है ना। कहां से कहां तक वर्णन मिलता है हमें, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस देश से लिए गए, है ना। तो आप लिख लेंगे यह जो है आयरलैंड से प्रेरित है। कहां से है, आयरिश, कहीं कहीं आयरिश शब्द मिलता है या कहीं कहीं पर आयरलैंड के संविधान से लिए गए। किस देश से लिए गए आपके, तो आप बताओगे ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए। बताइए यहाँ तक क्लियर है या नहीं। तो आप बताएंगे नीति निर्देशक तत्व कहाँ से उत्पन्न हुए, प्रस्तावना से उत्पन्न हुए हैं। उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे तो वर्णन कहाँ है संविधान में, तो संविधान में वर्णन है इनका कहाँ पर, आप बताओगे भाग 4। भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक, तो आप बताओगे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है। और ये किस देश से लिए गए हैं, तो आप बताओगे ये आयरलैंड से लिए गए। ठीक है ना। अब हमारे पास आता है इनका महत्व क्या है, क्या क्वेश्चन आता है, इनका महत्व क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का महत्व।
पेपर में देखिए महत्व ही पूछ लेते हैं। अब पहले जैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है ना, कि आपको फैक्ट टू फैक्ट आते हों, लेकिन अब वो अलग प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्या पढ़ रहे हैं हम, महत्व पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला महत्व लिख लीजिए आप, पहला ही इसका क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। पहला महत्व क्या है इसका, तो अभी हाल जो पढ़ा था हमने क्या, लोक कल्याणकारी पहला क्या है आपका, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब आपको जनता के कल्याण के लिए ही कार्य करना पड़ेगा। दूसरा लिख लीजिए आप, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, आर्थिक व सामाजिक, लिख लीजिए दूसरा क्या है आपका, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो देखिए दूसरा क्या हो जाएगा आपका, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो जी हमने दो प्रकार के महत्व पढ़ लिए हैं। अब जो अगला आता है तीसरा महत्व लिखिए आप, तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा महत्व है, तो तीसरा आप लिख लोगे क्या, कि इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए संविधान का दर्शन किसमें निहित होता है, तो तीसरा महत्व लिख लीजिए आप, इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है। क्या होता है, इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है, किसमें, तो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व की एक महत्व है। इसमें क्या होता है आपका, संविधान का दर्शन, आपको संविधान के बारे में जानना है तो आप क्या कर सकते हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आगे क्या हुआ, और इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, तो आपको याद रखना कि भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का अधिकांश आधार यहीं से लिया जाता है। यानी भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का अधिकांश भाग यहीं से प्रेरित है, यहीं से प्रेरित है। तो जे भी आपको याद रखना है। इसमें क्या दिया गया है कि अगर पूछा जाए कि भारत सरकार को कल्याणकारी जनता के हित में जो योजना चलाती है ना, लोगों को सहयोग राशि प्रदान करती हैं, तो उनका कहाँ से उनको लिया गया है, तो आप बताओ, उनको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ही इनको लिया गया है। तो ये हमें कुछ महत्व याद रखना है। अब इसके बाद आती है कि कुछ कथन पर विचार करते हैं हम, है ना, कुछ लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हेडिंग लिख लीजिए आप, क्या हेडिंग डालना है आपको, विभिन्न विचारकों का के कथन। तो हेडिंग क्या है हमारी, तो इसमें हो जाएगी हमारी हेडिंग कि विभिन्न विचारकों के कथन, किस व्यक्ति ने क्या कथन आपका दिया हुआ है। तो पहले एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है, लिख लीजिए क्या नाम है उनका, डॉक्टर अंबेडकर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
अब इन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का बड़ा ही मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करने के लिए बहुत जरूरी है। यानी इन्होंने क्या कहा, तो आप इनका सेंटेंस भी लिख सकते हैं। इनका कहना था कि नीति निर्देशक तत्व, इन्होंने क्या कहा था कि नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये तो ठीक है, इन्होंने कहा था नीति निर्देशक तत्वों का क्या है, बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य है ना। भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य, लक्ष्य क्या है आपका, आर्थिक लोकतंत्र। भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य, लक्ष्य कौन सा आपका, आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। ये ऐसा किसका कथन था आपका, तो आप बताओगे भीमराव अंबेडकर जी का कथन था। क्या कथन था आपका, इन्होंने कहा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य यानी आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। ये आपको स्टेटमेंट इनका याद रखना है। अब दूसरे जो व्यक्ति आए हैं आपके, उनका नाम लिख लीजिए। दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या आपका, ग्रेनविल ऑस्टिन। दूसरे व्यक्ति का नाम क्या आपका, तो आप बताओगे ग्रेनविल ऑस्टिन। तो ग्रेनविल ऑस्टिन का क्या कथन था, ये हमें याद रखना है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। इन्होंने क्या कहा था कि जो निर्देशक तत्व हैं, निर्देशक तत्व क्या कहा इन्होंने, जो निर्देशक तत्व हैं सामाजिक क्रांति देखिए आप, जो निर्देशक तत्व हैं यह सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। ऐसा किसने कहा था, तो आपके ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। इधर तक आपको क्लियर है, यानी दो हमने विचार लिख लिए हैं। अब तीसरे जो आते हैं उनका नाम है BN राव। तीसरे व्यक्ति कौन है आपके, BN राव। तो BN राव ने क्या कहा था, इनके बारे में भी हमें याद रखना है। इन्होंने कहा था कि जो नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। यानी नीति निर्देशक तत्वों का राज्य के अंतर्गत जो प्राधिकारी हैं, यानी जो अधिकारी वर्ग आता है, उनके लिए शिक्षा प्रदान करते हैं। यानी इनका क्या कथन था, तो वो भी आप लिख लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। ऐसा किसने कहा था, तो कहने वाले थे आपके कौन, BN राव। इन्होंने यही कहा था कि जो नीति निर्देशक तत्व में राज्य के प्राधिकारियों के लिए क्या करते हैं,
शिक्षा प्रदान आपके करते हैं। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? अरे बोलो यस या नो। बढ़िया शांति से आनंद के साथ पढ़ते चलिए, है ना। अब हम बात करते हैं कि वो जो आपने पढ़ा था कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका वर्णन 36 से 51 तक है ना। इनमें हमें किसकी जानकारी मिलती है, क्या क्या जानकारी इसमें प्राप्त हमें होती है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब अनुच्छेद 36 से 51 तक की बात करेंगे हम। इनके बीच में कुछ परंपराओं की भी बात करेंगे जो आपके बीच में आती हैं, ठीक है ना। अलग अलग तत्व हैं, जैसे गांधीवादी तत्व आ जाते हैं, आपके समाजवादी तत्व आ जाते हैं, उदारवादी तत्व आ जाते हैं, वो भी आएंगे। लेकिन पहले हमें दो अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करनी है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप, अनुच्छेद 36। अगर पूछा जाए कि आर्टिकल 36 में क्या दिया गया है ना, तो आप इसमें बताएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई। राज्य की परिभाषा दी गई, ये आपको याद रखना। क्या दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में राज्य की परिभाषा आपकी दी गई। किसमें दी गई है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद आपका 36 में ये जानकारी आपको देखने को मिलती है। अब यही हम बात करते हैं किसकी, अनुच्छेद 37। तो इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें आप लिखोगे कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी, देखिए आप इसमें क्या दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी ना होते हुए भी देश के शासन में देश के शासन में मूलभूत माना गया। मूलभूत माना गया है। अब और क्या इसमें जानकारी मिलती है, या विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, तथा विधि बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये आपको याद रखना है। ये किस में जानकारी दी गई आपकी, आर्टिकल 37 में दिया गया है। क्या दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए, मतलब न्यायालय इसको लागू नहीं करती है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको राज्य के संबंध में कोई विधि बनाना है, कानून बनाना है, तो आपको क्या लागू करना पड़ेगा, आपको आपको जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना पड़ेगा कि आपकी और कौन कौन से कर्तव्य भी आपके होंगे। वो अधिकार थे लोगों के, लेकिन जे राज्य के क्या दिए गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं, मतलब जिनका आपको पालन करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताइए आप, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे। तो
नोट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से। अब देखिए, अब इसके बाद आता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, सिद्धांतों का वर्गीकरण। नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का वर्गीकरण अब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब इन्होंने जो वर्गीकरण दिया है वो कितने रूपों में दिया है, तो नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का जो वर्गीकरण है भैया, ये 3 भागों में दिया गया है। कितने भागों में दिया गया है, 3 भागों में हमें देखने को मिलता है। कौन कौन से भाग हैं आपके, सबसे पहला जो भाग है आपका वो समाजवादी। कौन सा आपका, तो पहला जो है आपका समाजवादी सिद्धांत। कौन सा है, समाजवादी। दूसरा जो आता है वो हो जाएगा आपका गांधीवादी सिद्धांत। कौन सा होगा आपका, गांधीवादी सिद्धांत। और तीसरा जो होगा आपका वो होगा उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत। 3 सिद्धांत हो गए आपके, पहला है समाजवादी, दूसरा है गांधीवादी, तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका, उदारवादी। अब जो आगे के कुछ अनुच्छेद हैं वो इनमें ही आपको याद रखना है। देखिए बहुत से लोग आपने पढ़ा होगा, बहुत सी किताबों में डायरेक्ट ही दिए होते हैं आपके कि आपने 36 से 51 तक पढ़ ली, लेकिन हमें ये भी विचारधारा याद रखना है कि कौन से तत्व आपके किस विचारधारा के अंतर्गत आते हैं या फिर आपके किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो अब आप जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए समाजवादी सिद्धांत। क्या पढ़ रहे हैं हम, समाजवादी सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके अनुच्छेद आते हैं, तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है समाजवादी सिद्धांत। सिद्धांत, ठीक है ना। समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो सबसे पहला अनुच्छेद आता है उसका नाम लिखिए आप। तो इसमें सबसे पहले आता है अनुच्छेद 38। कौन सा आ रहा है आपका, आर्टिकल 38। अब अनुच्छेद 38 क्या कहता है इसके बारे में हमें याद रखना है। तो अनुच्छेद 38 कहता है आपका कि राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाएं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्थाओं को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यहाँ भी इन्होंने क्या कहा है तो आप भी जल्दी से लिखते चले साथ साथ में। इन्होंने क्या कहा है कि राज्य, देखिए राज्य सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राज्य जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, है ना, सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों, सुविधाओं, अवसरों में असमानताओं को कम करके। अब इनमें देखिए इसमें इतना बताया गया है
कि राज्य का कर्तव्य है कि वह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो न्याय को सुनिश्चित करना, मतलब जो आय है, स्थिति है, सुविधाएं हैं, कुछ अवसर हैं, उनमें क्या करना, जो भेदभाव आपको देखने को मिल रहे हैं यानी असमानता देखने को मिल रही है, उनको कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करके, सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करके, सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करके सुरक्षित एवं संरक्षित कर सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोक कल्याण को बढ़ावा देना। जी आपको याद रखना है, ये किसमें दिया गया है, आपके आर्टिकल 38 में आपको दिया गया है, तो आप एक बार पढ़ लीजिए इसको, है ना। ये आपको याद रखना, ये किसमें जानकारी मिलती है आपको, अनुच्छेद 38 में मिलती है कि राज्य का ही कर्तव्य है कि वो आपकी असमानताओं को दूर करे। ठीक है, जिसको जो सहयोग दिया जा सकता है राज्य आपका सहयोग प्रदान करेगा। अब जो अगला हमारा आता है वो अनुच्छेद 39 आता है। कौन सा आता है आपका, इसी के अंतर्गत आएगा आपका अनुच्छेद 39। तो अनुच्छेद 39 क्या कहता है आपका, तो राज्य विशेष रूप में निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। हेडिंग डाल लीजिए आप, राज्य, देखिए राज्य जो है विशेष रूप से राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। अब इसमें कौन कौन से कार्य राज्य के बारे में दिए गए हैं जो राज्य को करना पड़ेगा, तो पहला लिख लीजिए, इसमें कहा गया कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार। पहला क्या दिया गया आपका, कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। तो देखो भैया, इसमें कहा गया है कि आपको जो है नागरिक जो है अपने अधिकार, उनका एक अधिकार रहेगा आपका, जो अपने आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त साधन आपको उपलब्ध उनको कराने पड़ेंगे। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है आपका भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। इसमें क्या दिया गया आपका, भौतिक, देखिए आप, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए, सामान्य जन की भलाई के लिए, सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रखना
कि पहले हमें 38 में क्या दिया गया, तो अब उन्होंने बताया कि भाई आपके कुछ अधिकार रहेंगे, असमानताओं को दूर करना है। जब असमानता दूर होंगी कैसे, भैया उनके लिए संसाधन भी तो उपलब्ध करना पड़ेगा आपको, हाँ या ना। फिर क्या होगा आपका तीसरा, देखिए 2 पॉइंट हो गए आपके। तीसरा क्या कहा गया है, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना। ये बहुत क्या अच्छी लाइन दी उन्होंने, क्या कहा, कुछ ही लोगों के पास धन संकेंद्रित होने से बचाना। मतलब इससे परिभाषा दी गई है कि आपके देश में, आपके राज्य में ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग पैसे वर्ग के हों। नहीं, उनको कम करना, सभी लोगों के पास पैसा होना चाहिए, कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको याद रखना, ठीक है ना। ये कहाँ से लिया गया, आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ही आपका लिया गया है। और अगला इसी में बताया गया है आपका कि पुरुष एवं महिलाओं को, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। इसी में दिया गया है कि आपका पुरुष एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन। अब उन्होंने ये बताया कि भैया आपको कोई भेदभाव नहीं करना, अगर पुरुष हो या महिला अगर एक काम कर रहे हैं, दोनों सेम काम करती हैं, तो उनको वेतन भी कैसा मिलना चाहिए, समान ही मिलना चाहिए। अब इसी के बाद अगला और क्या बताया है इन्होंने, 3 पॉइंट, आप 4 पॉइंट लिख लिए हमने, जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए आप। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं इसी में। अब 4 पॉइंट हो गए थे हमारे, 5th पॉइंट लिखिए आप। क्या दिया गया, पुरुष श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। इसमें बताया गया है कि श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। तो देखिए इसमें बताया गया है कि आपको जो है श्रमिकों के बारे में भी याद रखना होगा, ऐसा नहीं है कि उनसे काम ही करवाते रहें, है ना, उनकी भी सुरक्षा करनी पड़ेगी आपको, उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगला दिया गया है, इसी में क्या दिया गया आपका, कि आपको याद रखना है कि बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना। यानी बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना। तो इन्होंने यही बताया कि सरकार या राज्य का कर्तव्य होगा कि वह बच्चों की बचपन खराब ना हो, युवाओं का शोषण ना हो, उससे आपको उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो ऐसी सब जानकारी जो हमें किस में मिलती है, अनुच्छेद 39 में ही आपको दी गई है। ये आपको याद रखना है, किस में दी गई है आपकी, आर्टिकल 39 में ही दी गई है। अब देखिए यहीं पर एक और जो हुआ था, अनुच्छेद संशोधन हुआ था 39A में, यही हम बात करेंगे किसकी, आपकी अनुच्छेद 39A में क्या दिया गया है,
वो भी आपको याद रखना है। इसमें आया था गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। क्या आया था आपका? गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। तो देखिए आप, इस पहले क्या होता था कि आपकी जो एफआईआर दर्ज होती थी उसमें पैसा लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। अगर कोई कुछ काम होता है तो गरीबों के लिए वो कैसी सुविधा रहेगी? निःशुल्क आपकी सुविधा रहेगी, वो आपकी केस कर सकते हैं। उनको सरकार फ्री में ही सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। ठीक है ना, कानूनी सहायता हो या खाने की व्यवस्था हो, सब व्यवस्था सरकार आपकी करके देती है। ठीक है ना। ये कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ये कब जोड़ा गया था? तो यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगर पूछा जाए कि 39 का कब जोड़ा गया है, तो आप बताओगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें क्या बताया गया है? गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी आपकी। ठीक है ना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और क्या आता है आपका समाजवाद के अंतर्गत? ठीक है ना। अब आप लिखिए अगला अनुच्छेद 41। अब हमारा कौन सा आता है? आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 41 में क्या बताया गया है? तो वो आप लिखिए। इसमें कहा गया है कि बेरोजगारी, क्या कहा गया है? तो भैया इसमें कहा गया है आपका कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, क्या आता है? व्यक्ति की एक जर्जर अवस्था भी आती है, जिसको बोलते हैं क्या? बुढ़ापा, कौमा बीमारी। ठीक है ना, बीमारी भी आती है व्यक्ति को, है ना। तो क्या कहा गया है? बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में, और विकलांगता के मामले में कार्य करने की शिक्षा बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने, कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। तो देखिए आपका क्या कहा गया है इसमें कि अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि जो एक अवस्था की बात की गई आपकी, कि लोग बेरोजगारी, है ना, बेरोजगारी आपकी फैली रही, बेरोजगारी आप फैल रही तो मतलब आपको शिक्षित होना पड़ेगा। दूसरा कहा गया बुढ़ापा, अगर व्यक्ति की जर्जर अवस्था आती है, कौन सी अवस्था आती है आपकी? अगर व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, अब उसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। तीसरा है बीमारी से ग्रसित है और वो विकलांग हो गया है, तो उस समय के मामले में कार्य करने, अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसको कार्य मांगेगा कि भाई हमें काम करने के लिए दीजिए। फिर अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है तो वो शिक्षा का अधिकार मांगेगा। फिर उसको और भी क्या है? सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार रहेगा। ये सब कौन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा? तो आपकी सरकार ही इन कार्यों को उपलब्ध कराएगी। जैसे कि आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि आपने देखा था कि लॉकडाउन लगा था, कोरोना काल जो आया था, लॉकडाउन लगा दिया, लोग अपने घर पर रहे। अब लोग खाना भी तो खाएंगे, है ना, अब उनके पास पैसा भी तो चाहिए। तो जन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीमों को चालू किया था, जिससे गांव पे बैठे बैठे लोग ही अपने पैसे का उपयोग कर सकते हैं और अपनी आजीविका चला सकते थे। इतना अपने याद रखना है। तो ये हमने कौन सा पढ़ लिया आपका? अनुच्छेद 41 आपका आर्टिकल 41 हो चुका है।
एक और लिख लीजिए आप, इसमें आता है आपका कौन सा, आर्टिकल 32, सॉरी अनुच्छेद 42। अब इसमें किसकी बात की गई है तो वो भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 42 में दिया गया है राज्य काम की न्याय संगत, इसमें दिया गया है कि राज्य काम की न्याय संगत। अब क्या बताया गया है, राज्य काम की न्याय संगत एवं मातृत्व देखिए ये आपको बहुत ज्यादा याद रखना है। राज्य काम की न्याय संगत कहता है, राज्य कहता है महिला हो या पुरुष हो सबको समान कार्य करना पड़ेगा, लेकिन लेकिन एक प्रावधान किया गया है। आप ये नहीं कह सकते कि जो पुरुष हैं उनको छुट्टी दी जाएगी, महिलाओं को भी छुट्टी दी जाएगी, ये तो ठीक है, लेकिन कुछ महिलाओं को अलग से छुट्टियां दी जाती। अगर महिला गर्भवती है और वो सरकारी जॉब कर रही है तो वो आपके 6 महीने का क्या ले सकती हैं, लीव पर जा सकती हैं, लेकिन पुरुषों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये किस कंडीशन में, मातृत्व की कंडीशन में ऐसा कहा गया है, किसमें, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, है ना। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। हमने संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं और ये इसका पार्ट 1 है। इसके बाद जो आपकी क्लास मिलेगी आपको, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम सारे। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ लिया है, आपके समाजवादी सिद्धांत कुछ पढ़ लिए हैं। इसके बाद मिलते हैं हम अगली क्लास में।